सो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग ने जो पिछले बार जो टॉपिक देखा था वो था हमारा कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फीयर, स्फेरिकल स्फीयर, और क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं हमारे कैपेसिटेंस को। अब हम लोग जो टॉपिक देखना जा रहे हैं वो है हमारा वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सो हम लोग अभी तक जितना भी कैपेसिटर के बारे में डिस्कशन कर रहे थे उसमें सब में हमने क्या देखा, पैरेलल प्लेट्स का ही पूरा का पूरा हम लोग डिस्कशन देख रहे थे कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैसा होता है, इसमें रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है। मान लेते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ये है, इसके बीच के दोनों के बीच का डिस्टेंस d है, ये हमारा प्लस q चार्ज है, ये हमारा माइनस q चार्ज है, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो E है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड, और इन उनके बीच का जो वोल्टेज है वो है क्या है, V है। हम लोग ये कंसिडर करते हैं, ठीक है। सो जो फ्लक्स डेंसिटी होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स डेंसिटी, सबसे पहले हम लोग देखते हैं, इसमें भी दो केस है। पहले यूनिफॉर्म मीडियम की बात करेंगे। किसकी? यूनिफॉर्म मीडियम, मतलब मीडियम जो है हमारा हर जगह क्या है, समान है, यूनिफॉर्म मीडियम है। तो यूनिफॉर्म मीडियम में अगर एक समान माध्यम है तो उस समय जो हमारा विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स डेंसिटी है, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स डेंसिटी, ये क्या है हमारा, D है। D इज इक्वल टू क्या होगा, Q बाय A, मतलब कूलम पर मीटर स्क्वायर। ये है हमारी इलेक्ट्रिकल फ्लक्स डेंसिटी, इसी को हम लोग बोलते हैं विद्युत फ्लक्स घनत्व। अब हम लोग अगर इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी की बात करें तो E इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी का अगर हम लोग डिस्कशन करें तो E इज इक्वल्स टू हो जाएगा V बाय D। नाउ हम लोग देखेंगे कि हम लोग जो D है, D जो है हमारा इलेक्ट्रिकल फ्लक्स डेंसिटी, वो और क्या फॉर्म होता है, एप्सिलॉन E R इंटू E होता है। नाउ हम लोग जानते हैं कि अगर दोनों को हम लोग इक्वेट करें, मतलब इक्वेशन नंबर ये 1 था, ये 2 है, ये 3 है, अगर इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 3 वी गेट, हम लोग को मिलता है Q बाय A इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन E R इंटू E, ठीक है। ये जो है, और हम लोग जानते हैं E इज इक्वल्स टू क्या होता है, V बाय D होता है। क्या होता है, V बाय D। तो हम लोग ये ले लेते हैं। तो अगर हम लोग देखें तो Q बाय V इज इक्वल्स टू हो जाएगा, तो ये ER इंटू A अपॉन D, मतलब ये C क्या होता है हमारा, C के इक्वल होता है। C इज इक्वल्स टू हो जाता है इसमें ER इंटू D, जब हमारा मीडियम क्या है, यूनिफॉर्म है। क्या है, यूनिफॉर्म है। और जब अगर मान के चलिए ER की वैल्यू 1 हो गई, मतलब AR है, AR इज द मीडियम, तो उस केस में हमारा C इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन A अपॉन D इज द कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट। अब ये तो बात हो गई जब हमारा एक नॉर्मल यूनिफॉर्म मीडियम है, लेकिन अगर मान के चलिए एक कंपोजिट मीडियम है, तो चलिए हम लोग कंपोजिट मीडियम में चलते हैं कि दूसरा जो हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का टॉपिक है वो है हमारा कंपोजिट मीडियम। क्या है, कंपोजिट मीडियम। तो कंपोजिट मीडियम में हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि इसका डायग्राम कैसा होता है। तो देखिए, ये मान के चलिए कि ये हमारा
एक दो प्लेट्स हैं, इन प्लेट्स के बीच में देखिए हमारे एक और प्लेट है और एक प्लेट और है, तो मतलब हमारे कितने मीडियम हो गए? 3 मीडियम। अब 3 मीडियम है, तीनों मीडियम की जो परमिटिविटी होगी वो क्या होगी? अलग अलग होगी, और जो हमारा इलेक्ट्रिकल फ्लक्स डेंसिटी है वो अलग होगी। मतलब मान के चलिए अगर रिलेटिव परमिटिविटी इसकी ER1 है, इसकी ER2 है, इसकी ER3 है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस D1 है, ये D2 है और ये D3 है। यहाँ पर ये E1, E2 और E3 है। तो हम लोग का इस केस में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसका थिकनेस क्या क्या है, और इसमें जो वोल्टेजेस हैं, ये V1 है, इसमें V2 है, ये V3 है। ये डिफरेंट क्यों हो रहा है? क्योंकि सबकी रिलेटिव परमिटिविटी अलग अलग है, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स डेंसिटी अलग अलग है, तो इस वजह से पूरा का पूरा जो वैल्यू है वो सबका अलग अलग होगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग E1 की वैल्यू देखते हैं। E1 की वैल्यू एज पर फॉर्मूला D इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट E ER1। E2 का क्या हो जाएगा? D अपॉन एप्सिलॉन 0 ER2, और E3 का वैल्यू हो जाएगा D अपॉन एप्सिलॉन 0 ER3। तो ये हो गया हमारा तीनों का फॉर्मूला। इसके बाद हम जानते हैं कि सीरीज के केस में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो अलग अलग होता है, तो वोल्टेज ड्रॉप अलग होता है, तो टोटल V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2 प्लस V3। अब देखिए हम लोग जानते हैं E इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? V बाय D। ये होता है हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड का वोल्टेज पर, मतलब वोल्टेज पर वोल्ट पर मीटर इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये हो जाएगा हमारा V इज इक्वल टू हो जाएगा E इंटू D। ये हो जाएगा V इज इक्वल टू E इंटू D। तो ये हो जाएगा V1 की वैल्यू हो जाएगी E1 इंटू D1, ये हो जाएगा E2 इंटू D2, ये हो जाएगा E3 इंटू D3। ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे V इज इक्वल्स टू E1 की वैल्यू थी हमारी D अपॉन एप्सिलॉन 0 ER1 इंटू ER1, ये हो जाएगा D1 प्लस ये हो जाएगा D अपॉन 0 ER2, ये हो जाएगा ये D2, ये हो जाएगा D अपॉन एप्सिलॉन 0 3 इंटू D3। ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला। अब हम लोग जानते हैं कि ये D अपॉन इसको कांस्टेंट अगर निकाल लें D अपॉन एप्सिलॉन 0 को, तो हो जाएगा D1 अपॉन ER2 D3 अपॉन एप्सिलॉन 3। ये फॉर्मूला हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि D इज इक्वल टू क्या होता है? Q बाय A होता है। तो अगर हम लोग इसमें डाल दें Q अपॉन A टू एप्सिलॉन V, तो ये होगा D1 बाय ER1 प्लस D2 अपॉन ER2 प्लस D3 अपॉन ये ER3। ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि अगर मैं इसको Q बाय V करूं तो ये हो जाएगा, ये इधर चलेगा A एप्सिलॉन अपॉन, ये हो जाएगा हमारा अपॉन D1 बाय ER1 प्लस D2 बाय ER2 प्लस D3 बाय ER3। ये हो जाएगा हमारा Q बाय V का फॉर्मूला। मतलब
सी का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपॉन D1 ER1 प्लस D2 ER2 प्लस D3 ER3। ये हो गया हमारा कैपेसिटेंस ऑफ दी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये हम लोग का दोनों मीडियम्स में हमने देख लिया। पहला मीडियम था हमारा जब हम लोग अगर देखेंगे तो पहला जब यूनिफॉर्म मीडियम था, मतलब सिर्फ एक ही मीडियम था और सब में समान था तब। और जब हमारे मीडियम्स अलग अलग हैं, डाइलेक्ट्रिक्स अलग अलग हैं, उनकी थिकनेसेस अलग अलग हैं, रिलेटिव परमिटिविटी अलग अलग हैं, तो उस केस में जो हमारा फॉर्मूला बन रहा था वो था हमारा ये। तो हम लोग देख रहे हैं कि हर एक कैपेसिटर की अगर हम लोग बात करें, वो स्फेरिकल कैपेसिटर हो, आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर हो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो, ये सब की जो वैल्यूज हैं वो सब के सब क्या हैं, अलग अलग आ रही हैं। ठीक है, तो इस कारण से हमारा जो कैलकुलेशन है वो क्या आ जा रहा है, चेंज आ जा रहा है। ठीक, अब हम लोग देखेंगे कि कैपेसिटेंस बिटवीन पैरेलल वायर, मतलब दो अगर पैरेलल वायर्स हैं तो उनके बीच का कैपेसिटेंस हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। मान के चलिए, देखिए जो हमारा ये हर एक वायर होता है वो सिलेंड्रिकल शेप में ही ऑलमोस्ट हम लोग उसको कंसिडर करते हैं, और हम लोग पूरा का पूरा वायर को कंसिडर नहीं कर सकते। इसी कारण दो उसके जो उसका जो फ्रंट पोर्शन होता है जो कि स्फेरिकल या सर्कुलर शेप में होता है, हम लोग उसी कारण से उसको कंसिडर करते हैं। तो ये आप लोग मत सोचिएगा कि सर अभी तो हम लोग वायर्स के बीच में डिस्कशन कर रहे थे, ये गोला और दो अलग अलग प्रकार के फिर गोले स्फेरिकल या सर्कुलर क्यों आ गए। तो लेट्स टेक द टॉपिक कैपेसिटेंस बिटवीन पैरेलल वायर। देखिए, मान के चलिए कि एक वायर ये है, दूसरा वायर ये है, दोनों का सेंटर से एक लाइन हमने ड्रॉ कर दी, एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ की है और हमने एक वर्टिकल ड्रॉ की। दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं क्या है, डी है। ये ए है, ये बी है। ये जो रेडियस है इसका, ये हम लोग इसका भी आर है, इसका भी आर है। ये प्लस क्यू चार्ज है, इसमें क्या है, माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, तो ये हम लोग के दो ट्रांसमिशन लाइन है, टू वायर लाइन होती है जिसे कंडक्टर ए और बी होते हैं, और इसमें जो डाइलेक्ट्रिक है वो क्या है, एयर है, और दोनों एक दूसरे से कितना डिस्टेंस में है, डी डिस्टेंस में है मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, और इनके जो रेडियस है वो क्या है, आर है। ठीक है, आर मीटर्स है, और इसमें प्लस क्यू चार्ज है और इसमें माइनस क्यू चार्ज है। तो हम लोग सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे कि हमारा जो V जो है VA, ठीक है, मान लेते हैं कि विभवांतर जो है कंडक्टर A तथा न्यूट्रल वाइट इनफाइनाइट प्लेन के बीच का क्या है, VA है। तो VA इज इक्वल्स टू क्या है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ R टेंड्स टू इनफाइनाइट Q अपॉन 2 पाई x एप्सिलॉन 0 इंटू dx होता है, प्लस इनफाइनाइट से लेके d तक माइनस Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन x इंटू dx। ये फॉर्मूला हम लोग लेते हैं। तो देखिए x 1/x के फॉर्म में है, तो दोनों का क्या आ जाएगा, Q/2 पाई एप्सिलॉन कांस्टेंट वैल्यू है,
और इसका हो जाएगा log x r से लेकर इनफाइनाइट प्लस ये हो जाएगा माइनस log ऑफ x, ये प्लस माइनस साइन रहेगा, ये हो जाएगा इनफाइनाइट से लेकर d, तो ये हो जाएगा q 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा इनफाइनाइट डालेंगे 0 आएगा और r आ जाएगा, तो ये हो जाएगा log ऑफ माइनस r माइनस log ऑफ d, तो ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला q, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा q बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट log ऑफ d बाय x, ये d बाय r वोल्ट्स। ये हो गया हमारा b का फॉर्मूला। अब हम लोग को q c इज इक्वल टू क्या होता है, q बाय v होता है, ठीक है। तो हम लोग इसको निकाल लेंगे इससे कैपेसिटेंस। इसी प्रकार से अगर वोल्टेज एट b देखें तो ये भी हो जाएगा माइनस q बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट log ऑफ d बाय r वोल्ट्स, दोनों का सेम रहेगा। तो VAB बरोबर क्या हो जाता है, VA माइनस VB मतलब 2VA हो जाता है। तो VAB इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 2Q बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट log ऑफ D बाय R, तो ये और ये कट गया, तो हमारा कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, CAB मतलब C और के बीच में Q बाय VAB is equals to pi by epsilon upon log of D by R, ठीक है। ये हो जाएगा फराड पर मीटर, हमारा फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ द बिटवीन द टू पैरेलल वायर्स। सो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोग ने जो जो चीज़ों को देखा, कैपेसिटेंस अलग अलग चीज़ों का देखा, तो चलिए हम लोग एक बार उसको सारे फॉर्मूले इसको एक साथ एक टेबल बना के समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हम लोग ले लेते हैं एक सीरियल नंबर, ले लेते हैं हम लोग, यहाँ में लेते हैं टाइप्स, और यहाँ पर ले लेते हैं वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। और इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा, आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। सो चलिए, सबसे पहला टाइप जो हमने देखा था वो था हमारा कि कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटी आइसोलेटेड स्फीयर। पहला था कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फीयर। सो इसका फॉर्मूला हम लोगों ने क्या देखा था, C इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई आर इंटू आर, ये था हमारा कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फीयर का फॉर्मूला, ठीक है। दूसरा हमने जो देखा था वो था हमारा कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। इसमें हमने दो वैल्यूज आई थी, जो पहला था व्हेन आउटर स्फीयर इज अर्थड, ठीक है। जब बाहरी आउटर स्फीयर अर्थ रहेगा तो उस समय कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आ जाएगा C इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ए इंटू आर बी अपॉन आर बी माइनस आर ए। और दूसरा जो फॉर्म था व्हेन इनर स्फीयर इज अर्थ, तो उस समय जो हम लोग का फॉर्मूला आ रहा था वो था हमारा CBA
का था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ई आर आर ए इंटू आर बी अपॉन आर बी माइनस आर ए, और दूसरा था हमारा सी बी जी इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बी, और टोटल जो कैपेसिटेंस था हमारा वो था इन दोनों का C इज इक्वल्स टू सी बी ए प्लस सी बी जी। ये था हमारा किसका, जो हम लोग स्फेरिकल कैपेसिटर की बात कर रहे थे। उसके बाद जो हम लोग ने देखा था वो था हमारा नेक्स्ट, जो हमने देखा था वो था थर्ड, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो देखिए इसमें भी हमने दो टाइप का देखा था। पहला जब यूनिफॉर्म मीडियम है तो यूनिफॉर्म मीडियम के केस में C इज इक्वल्स टू फॉर्मूला आया था हमारा C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D, ई आर भी ले लेते हैं ताकि ये हमारा पहला फॉर्मूला था, और दूसरा फॉर्मूला था हमारा C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A ई आर इंटू A अपॉन D1 upon ER1 plus D2 upon ER2 plus D3 upon ER3। ये हम लोग ने फॉर्मूलेस अपने उसमें देखा था, ठीक है। ये था हमारा पैरेलल प्लेट का, और ये जो लास्ट हम लोग ने देखा था वो था हमारा चौथा, कैपेसिटेंस बिटवीन पैरेलल वायर। तो इसका फॉर्मूला हमने देखा था, क्या आया था, सी ए बी इज इक्वल्स टू पाई बाई एप्सिलॉन नॉट लॉग ऑफ डी बाई आर फराड पर मीटर। सो ये चारों टाइप के हमारे अलग अलग टाइप के कैपेसिटर्स थे, जिनके कैपेसिटेंस की वैल्यूज को समराइज करके हमने एक चार्ट बनाया है। इसमें कि आप एक बार फिर से देख लीजिए, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फीयर की वैल्यू क्या होती है, C इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ई आर इंटू आर। दूसरा कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर की वैल्यू, ये दो केसेस होते हैं। देखिए इसमें एक डायग्राम का भी हम लोग कॉलम बना लेते हैं तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा। डायग्राम देखिए, सबसे पहले जो था हमारा आइसोलेटेड स्फीयर, मतलब सिंगल स्फीयर, तो इसके लिए डायग्राम ऐसा फूला सा, ये तो ये आर है, इसका रिलेटिव परमिटिव ई आर है, ये अर्थ है, ये हमारी प्लस क्यू चार्जेस इसमें सब जगह हैं, ठीक है। ये हमारा पहला है। दूसरा है तो इसमें हमने देखा था जब आउटर स्फीयर अर्थ है तो आउटर स्फीयर ये आउटर स्फीयर है, ये हमारा इनर स्फीयर। ये आर ए है, ये आर बी है,
सो दिस इज दी डायग्राम्स, और जो लास्ट हमारा जो डायग्राम बच रहा है वो है हमारा ये इस तरीके से, ये दो पैरेलल वायर्स, दोनों का रेडियस सेम आ रहा है, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है. So this is how the entire values of the capacitance of the parallel plate को हम डिस्कशन पे ला सकते हैं और इसको अच्छे से समझ सकते हैं. आप लोग भी इस चीज़ को, इस टेबल को एक बार मैं आप लोगों के लिए स्लो डाउन कर देता हूँ. देखिए इस तरीके से आप लोग भी अपने कॉपीज में इसको अच्छे से समझ लेंगे, क्लियर कर लेंगे, ताकि किसी प्रकार की प्रॉब्लम आप लोगों को ना हो. ठीक है. सो दिस इज हाउ द एंटायर थिंग्स विल गो ऑन. और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट उसमें लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, जिसका जो नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे वो है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर. टिल देन कल टेस्ट की आप लोग तैयार की, टिल देन कल टेस्ट रहेगा. थैंक यू.